हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम अपनी जो क्रैश कोर्स या हम कह सकते हैं रिवीजन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। मैं कुछ चीज़ें बेसिक इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में किया था। तो सबसे पहले आपको मोटिवेशनल कोट के साथ में शुरू करते हैं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे शेर शेरनी दिखलाएंगे। चलिए साथियों, इसी के साथ में शुरू करते हैं अपना ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल। देखिए साथियों, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि एक कोर होती है, कोर कह सकते हैं अपन इसको। एक बाहर एक छड़ होती है। छड़ इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये अलग अलग पतली पतली पट्टियों या प्लेटों के अंदर इनको बनाया जाता है। यानी कि आप इसको छड़ तब बोल सकते हो जब ये पूरी एक हो। ये अलग अलग बना के, आपने ट्रांसफॉर्मर नहीं देखा होगा तो कम से कम आपने स्टेटर देखा होगा किसी भी पंखे का, जो अपना सीलिंग फैन होता है उसके अंदर देखा होगा कि हल्की हल्की बहुत पतली पतली पट्टियां होती हैं। ये वही पट्टियां होती हैं। किस टाइप की? देखिए, इसके अंदर इस तरीके की बहुत बारीक बारीक पतली पतली पट्टियां होती हैं जो एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत ही पतली पतली पट्टियां होती है और बिल्कुल इनको चिपका के, और चिपकाते भी कैसे? ठंडी, यानी कि इनको बोला जाता है कोल्ड रोल्ड। यानी कि आप इनकी ठंडी पत्तियों को, जैसे एक तो गर्म करके और फिर उनको चिपकाया जाए, इनको ठंडी को ही आपको प्रेस करके चिपकाया जाता है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में दूसरा इसका है, इसके अंदर एक क्या होता है आपका फ्लक्स दौड़ता है। ठीक है, इसकी एक वाइंडिंग होती है जो इस तरीके से लगी हुई रहती है। ठीक है, और ये एक दूसरे साइड में दूसरे छोर के ऊपर एक वाइंडिंग लिपटी रहती है। ठीक है, ये अब इसके अंदर देखिए साथियों, कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है। अब प्राइमरी वाइंडिंग ये भी अलग अलग है। अब मान लो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, इसके आधारित के ऊपर आप इसको बता सकते हो कि प्राइमरी कौन सी होती है और सेकेंडरी कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि आप इसके जो टर्न है उनके अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। आप इसके स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के आधार पे इसको बता सकते हो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए साथियों, इसके अंदर क्या होगा, चल जा, इधर क्यों नहीं चल रहा भाई? चलो कोई बात नहीं, अपन ये सीधे लेके जाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि आपका इनपुट आता है और सेकेंडरी के अंदर इनपुट अपन आउटपुट लेते हैं। ये इसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे कार्य करता है। ठीक है, ये जो बंधा हुआ होता है ना, ये चुंबकीय लिंक के आधार पे बना होता है। मैग्नेट फील्ड, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, चुंबकीय बंध होता है। ठीक है, कौन सा बंध होता है? मैग्नेटिक बॉन्ड होता है और उसी के आधार पे ये इसके अंदर से ट्रांसफर करता है पावर को, मैग्नेटिक मतलब एनर्जी के तरफ से। अब इसके बाद में साथियों एक चीज और समझने की है यही। अब ये तो हो गया, एक जगह होता है म्यूचुअल इंडक्शन और एक होता है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? जो ये आपका कोर वाला ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर तो म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे होगा, और यदि आपका इसके अंदर कौन सा होगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर यदि लगा हुआ है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, उसके अंदर एक प्राइमरी वाइंडिंग लगी होती है और इसी के अंदर टेपिंग की जाती है कुछ एक, और इन टेपिंग के आधार पे आगे
कौन सा लिया जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को यूज कर लिया जाता है। ठीक है, और इसके आधार पे आप लोड लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो। तो ये कौन सा होता है, सेल्फ इंडक्शन। और ये जो आपका बना होता है कोर टाइप हो गया, सेल टाइप हो गया, बेरी टाइप हो गया, इनके आधार पे ये कौन सा म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कार्य करेगा आपका। ठीक है साथियों, इतना समझ आ गया। इसकी पत्तियां कैसी बनी होती हैं, आपकी पतली पतली पटलित बनाई जाती है। इनके ऊपर जो लेमिनेशन किया जाता है वो सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इनके अंदर जो पत्तियों का मटेरियल होता है उसको भी सिलिकॉन मिक्स करके बनाया जाता है। यदि इनके अंदर आप सिलिकॉन को 3.8 से 4.5% से ज्यादा यदि मिला दोगे तो वो भंगुर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मिलके इनको बनाया जाता है। अब देखिए अपन ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है, ये चीजों के बारे में। फिर मैं बताऊंगा कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से अपन इनको पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक ये ट्रांसफॉर्मर है अपने पास में। अब इसके अंदर आपको ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं। जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है नाक, यानी कि ब्रीदर। ठीक है, ब्रीदर क्या काम करता है, श्वसन क्रिया का काम करता है। और ये जो श्वसन क्रिया होती है वो इस ब्रीदर के द्वारा किया जाता है। अब ये ब्रीदर काम क्या करता है, इस ब्रीदर के अंदर एक सिलिका जेल भरी होती है। ये ब्रीदर इस टाइप का होता है एक। ठीक है, इसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है और ये ऊपर से एक पाइप से और आपके कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब ये सिलिका जेल क्या करेगा, ये सिलिका जेल आपके नमी को सोख के शुष्क हवा भेजने का काम करती है। यदि ये शुष्क हवा अंदर चली जाए तो ऑयल को आपको खराब कर सकती है और वाइंडिंग शॉर्ट कर देगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ब्रीदर का काम क्या है, श्वसन लेना। इसके अंदर सिलिका जेल भरी जाती है जिसका काम है नमी को रोकना या नमी को सोखना। इसका कलर कैसा होता है, देखिए नॉर्मली सिलिका जेल होती है नीले कलर की। जब वो वायु के संपर्क में आती है, नमी युक्त वायु के, तो वो हल्की गुलाबी हो जाती है। और यदि वो नमी सोख लेती है पूरी तरीके से तो उसका कैसा हो जाता है, सफेद रंग, सफेद हो जाती है। ठीक है, पूरी तरह सोखने के बाद। अब आता है कंजर्वेटर टैंक। ये कंजर्वेटर टैंक है। इसका काम क्या है, देखिए साथियों ऊपर आपको एक इसके ये बना हुआ होगा, क्या एक वाल सा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वाल के अंदर से अपन खोल के और ऊपर से ऑयल भरते हैं इसके अंदर। मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का तो एक मैंने शायद और भी वीडियो डाल रखा होगा, आप वहां से देख सकते हो। इसके अंदर से हम ऑयल डाल देते हैं और हम इतना ऑयल डालते हैं कि ये लगभग आधा भर जाए। ठीक है, हम इसको फुल नहीं, इसमें कुछ गैप रखा जाता है। और इसका पता कैसे लगेंगे, ये जो ऑयल गेज है ना, ये यहां लगा होता है। ठीक है, इस ऑयल गेज से आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कितना ऑयल भरा हुआ होता है। तो लगभग इसमें आधा भर देंगे ताकि इसके अंदर जब आपकी कोई भी ब्लास्टिंग हो, हीट हो जाए गर्म, तो हीट होने के बाद में ऑयल का फैलाव होता है ताकि वो थोड़ा गैप रह सके, फटे ना। ठीक है साथियों, उसके बाद में कौन सी आती है, बकोल्ज रिले। ये रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के मध्य लगी होती है। ठीक है, इनको हम इस तरीके से बना सकते हैं। मान लो ये रखा है आपका कंजर्वेटर टैंक और ये है मुख्य टैंक। ये इनके मध्य लगी हुई होती है। और ये कैसी होती है, बकुल्ज रिले दो होती हैं। ये कुछ फ्लोटिंग टाइप की होती है। ठीक है, ये होती है अलार्म सर्किट। यानी कि जब आपके छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट आता है तो इसका अलार्म बजाने का काम करती है। और जो ये दूसरी होती है, ये क्या कौन सी होती है, ट्रिपिंग होती है। ट्रिपिंग सर्किट होता है।
ठीक है, ये जो ट्रिप कर देती है, जब आपका कोई बड़ा आएगा और इसके अंदर फॉल्ट, तो ये आपको ट्रिप करके आपका इसके कनेक्शन हटा देगी। और इसके कनेक्शन जो होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूं। इसके कनेक्शन आप इस तरीके से करेंगे, एक रिले लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से क्या करते हैं, जो लाइन जा रखी होती है वहां पे आपका ये कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर ट्रिपिंग होगी, ये जो आपकी कॉइल है ये एक्टिव हो जाएगी और जैसे इसको अलग कर देगी इसके साथ में, ठीक है। समझ आ गया आपको। और ये कैसी होती है, गैसीय रिले होती है। ये जो रिले होती है दोनों, ये कैसी होती है, गैसीय रिले होती है। जैसे ही इसके अंदर कोई फॉल्ट आया और इसके अंदर ब्लास्टिंग हुआ, तो इसके अंदर ब्लास्टिंग होगा तो आपकी हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की गैसें होंगी और वो गैस क्या करेंगी, इस रिले को ऑपरेट कर देंगे, जिससे कि ये आपका पहले अलार्म बजाएगा, उसके बाद में आपका क्या करेगा, ट्रिप कर देगा, ठीक है साथियों। उसके बाद चले, अब इसके बाद में क्या बच गया, रेडिएटर, ठीक है। आप इसको रेडिएटर बोल सकते हो। आजकल रेडिएटर इसलिए आ गए, पहले आते थे कूलिंग पाइप। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले इस तरीके से आता था, ठीक है। इस टैंक के अंदर नॉर्मली छोटे छोटे होल होते थे, ठीक है। आप इसको मान लेना। तो ये इस तरीके से कुछ इसके अंदर होते थे होल, पाइप लगे होते थे साइडों में। ये मैं सीधा ही बना देता हूँ, ठीक है, इतना कौन टाइम लगाएगा। तो इस तरीके से पाइप बाहर निकले होते थे, जो कि ऑयल को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करते थे। दूसरा, जब नीचे से ऊपर ऑयल जाएगा, गर्म ऑयल, तो ये क्या करेगा, पाइपों में से होके जाता है और इन पाइपों में एयर के संपर्क में रहते हैं, नॉर्मली बाहर रहते हैं। और जब ये बाहर रहते हैं तो इनके ऊपर एयर लगती है, एयर का प्रेशर लगता है, जिससे कि ये कूलिंग करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आजकल क्या करने लगे, इसके अंदर रेडिएटर टाइप का देने लगे, पतले पतले पत्तियों के माध्यम से इसको गुजारा जाता है, ताकि ये इसके अंदर ज्यादा जल्दी ठंडा हो सके, ठीक है, जल्दी ठंडा हो सके। अब इसके काम क्या हो गया इसका, रेडिएटर का या कूलिंग पाइप का, कि ऑयल को ठंडा करने का काम करता है, सिर्फ इतना सा का। ट्रांसफॉर्मर ऑयल पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ये थोड़ा सा पढ़ने की चीज है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, देखिए साथियों, सबसे पहले यदि इसकी कलर की बात करें कि ऑयल का कलर कौन सा होता है, तो ये कैसा कलर का होता है, हल्का पीले कलर का, हल्का पीला होता है, ठीक है। अब ऐसे सिंथेटिक ऑयल आने लगे जिनका सफेद भी होता है, लेकिन नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कलर कौन सा होता है, तो पीला। इसके अंदर क्या होता है, खनिज ऑयल डलता है, जैसे कि खनिज ऑयल, कौन सा, खनिज ऑयल डलता है। इसके अलावा मिनरल ऑयल डलता है, हाइड्रो ऑयल डलता है, हाइड्रोकार्बन ऑयल डलता है।
तो इनका सबका कलर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, पर नॉर्मली खनिज जो ऑयल होता है इसका कलर कैसा होता है आपका पीला होता है, और आपका जो मिनरल ऑयल होता है उसका कैसा होता है सफेद रंग का होता है। मैंने अभी डाला था अपने ट्रांसफॉर्मर में लाके, क्योंकि अपने विद्यालय के अंदर 200 केवी का ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर कम हो गया था, तो मैंने अलग से डलवा के उसके अंदर मंगवा के डलवाया था। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, आपको पूछा जाएगा कि इसका जमाव बिंदु क्या होगा। जमाव बिंदु तो -20 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में इसका ज्वलन बिंदु कितना होता है। देखिए साथियों, इनका सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं कि इसका 140 से 180 होता है, 180 डिग्री होता है। 140 से 180 डिग्री। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा एक चीज और जो पूछी गई है पिछले 1-2 एग्जामों में, कि इसकी जो आपकी परावैद्युतिकशीलता कितनी होती है। परावैद्युतिकशीलता कितनी होती है। अब ये अलग अलग होती है साथियों, इसके अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। नॉर्मली एक तो 30 किलोवोल्ट प्रति mm होती है। आपसे ये भी पूछ सकता है, अभी पिछले एक एग्जाम में पूछा गया था, परावैद्युतिकशीलता नापी जाती है किलोवोल्ट प्रति mm, किलोवाट प्रति सेंटीमीटर, इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, एक होती है साथियों 40 किलोवाट प्रति mm। ठीक है, ये अलग अलग ऑयल की होती है, तो आप 30 या 40, 30 से 40 के बीच में बोल सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि यदि यह 20 किलोवाट प्रति mm हो जाए तो इस तेल को चेंज करने की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, चले फटाफट फटाफट पढ़ लो इसको, जरूरत ही नहीं है ज्यादा देखने की। ट्रांसफार्मर कोर मैंने आपको बता ही दिया है कितने टाइप के होते हैं। आपका सेल टाइप होता है, बेरी टाइप होता है, कोर टाइप होता है। ठीक है, तो उनको मैं अभी आपको और बता दूंगा थोड़ा सा कितने टाइप के होते हैं। वाइंडिंग का भी उसी में आ जाएगा कि इसके अंदर वाइंडिंग लगी हुई होती है। ठीक है, एक्सप्लोजन पाइप वेंट, देखिए साथियों, जब इसके अंदर गैस बनती है इस ड्रम में या इस टैंक में, मेन टैंक में, तो उनके अंदर इसके बाहर एक वाल लगा होता है। ठीक है, इसी पाइप में, जैसे कि आपका कुकर होता है ना, उस कुकर की तरह एक वाल लगा होता है जो कि कुछ आपका अंदर प्रेशर सहन करेगा, और उसके बाद यदि उसके अंदर ऐसा हो जाए कि काबू से बाहर काम हो जाए तो वो अपनी सीटी बजा देता है ताकि आपकी सीटी ना बजे। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर कम से कम हमारा आया था 4 लाख के समथिंग साथियों। ठीक है, तो आपका इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाए। इसकी वाइंडिंग भी 50 से 60 हजार रुपए मिनिमम बनती है। ठीक है, उसके बाद में ऑयल गेज का ऑयल बता ही दिया। इसके बाद में होता है थर्मोमीटर, यहाँ पे लगा होता है एक थर्मोमीटर जिसके ऊपर आपका बना होता है। थर्मोमीटर का काम क्या है, अंदर का टेम्परेचर बताना कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। ये क्या है, बुश लगे होते हैं इस तरीके के, इसके ऊपर आपकी जो हाई टेंशन लाइन है वो आके कनेक्ट होती है इस जगह पे, जिसको हम बोलते हैं 11 केवी की लाइन आके कनेक्ट हो गई। ठीक है साथियों, इसके बाद में ये दूसरे साइड में जो छोटे टर्मिनल होते हैं इस तरीके की टूटी लगी होती है। ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके ऊपर निकली रहती है 4, उसके ऊपर हम थिम्बल लगा के और अपना केबल कनेक्ट कर लेते हैं RYB, और इसके साथ में एक होता है न्यूट्रल का। ठीक है, इसके बाद मेन टैंक का बता ही दिया। इसके बाद साथियों एक चीज और होती है, यहां से एक नट लगा हुआ होगा, आपने देखा होगा, जिसको बोलते हैं ड्रेन कॉक।
ड्रेन कोक, ठीक है। ड्रेन कोक का काम क्या है, अंदर के ऑयल को बाहर निकालना, और इसको एक अर्थिंग की जाती है, किसी भी बॉडी अर्थिंग आपको यहाँ मिल जाएगा या फिर कहीं पे भी एक नट होगा कसने का, उसके अंदर आप थिम्बल को लगा के और इसके अंदर आप आसानी से वो कर सकते हो, यहाँ पे अर्थिंग, ठीक है। समझ आ गया होगा सभी पार्ट आपके। अब मैं आपको बता देता हूं इसके कितने टाइप्स के होते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले अपन बना लेते हैं कौन सा, कोर टाइप। कोर, ठीक है साथियों, इस तरीके का एक कोर होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सेम वो कौन सा था आपका, कोर टाइप का था। अब इसके ऊपर क्या बंधा हुआ होगा, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर एक साइड होता है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्लक्स की मार्ग है वो कौन सा है आपका, एक है। क्या है, फ्लक्स के मार्गों की संख्या एक है, ठीक है। अब इसमें क्षरण भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर कैसे होगा आपका, वाइंडिंग में चुंबकीय होगा, जो मैग्नेट बनेगा वो इस तरीके से बनता है आपका, और उसके ऊपर आपका इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग के अंदर पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, ये नॉर्मली आपके जो भी बने हुए होते हैं कौन से ट्रांसफॉर्मर आपके घरों के अंदर या जो भी आते हैं वो सारे यही होते हैं, ठीक है। चले आगे। इसके बाद में आता है आपका, अरे भाई, ठीक है साथियों, ये आपका एक ट्रांसफॉर्मर होता है, और इसके अंदर जो ये वाला लिंब है जहां पे वाइंडिंग बनी हुई होती है वो कौन सी होती है आपकी, इसके ऊपर ये क्या है, जैसे कि उसके अंदर कौन से में बंधा हुआ था, इस पे और इस पे, यानी कि इनके अंदर जो लिंब है, लिंब की संख्या कितनी थी, 2, और इसके अंदर लिंब की संख्या कितनी है, 3 है। लेकिन इसके अंदर वाइंडिंग 1 पे बंधी होती है, इसलिए इसका कहेंगे हम कि लिंब की संख्या 1 है, ठीक है। और समांतर पथों की संख्या कितनी है इसके अंदर आपकी, 2 है, ठीक है। एक यहां से होके इधर निकल जाता है, और एक इधर, तो इसके अंदर कितनी है समांतर, ये सॉरी फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स के मार्गों की संख्या 2 है, ठीक है, बी मार्ग। लेकिन साथियों अब इसके अंदर अपन वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग किस प्रकार से होगी इसकी, वैसे तो क्या होता है कि इसी के ऊपर पूरी एक पहले होगी, फिर उसके ऊपर लेमिनेशन की जाती है, या आप कह सकते हैं उनको लेमिनेशन का नाम है, उसको आप वो करोगे जिसके ऊपर आप जो इंसुलेटेड चीज है वो लगाओगे, और उसके बाद में आप इसको दूसरी वाइंडिंग दोगे उसी के ऊपर, लेकिन हम इनको अलग अलग कर रहे हैं।
ये, ठीक है। ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। इतना सा चीज आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके अंदर लिंब की संख्या कितनी है? एक है। समांतर पथों की संख्या कितनी है? समांतर पथ यानी कि आपके इसका कह सकते हैं मैग्नेट पथ, ठीक है, उसकी 2 होती है। ये आपके नॉर्मली जो पावर वाली जगह होती है, ज्यादा पावर के लिए बनाए जाते हैं, नॉर्मली इनका यूज नहीं किया जाता। इसके बाद में एक आता है बेरी टाइप का। बेरी टाइप में क्या होगा साथियों, आपके अंदर वाइंडिंग तो बीच में बंधी होगी, इसके साथ में आपके जो समांतर पथों की संख्या है वो 6 के समथिंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से, इस तरीके से की जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, वाइंडिंग को कर दिया जाता है और दूसरी को यहीं से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर लेमिनेटेड करके और दूसरी साइड से निकाल दिया जाता है। इसका यूज नॉर्मली किया नहीं जाता। ये आपके जो क्या कहते हैं उसको, प्रयोगशालाओं में इसका यूज किया जाता है, लैब्स वगैरह में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनके बारे में कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कार्य करता है, यानी कि अन्योन प्रेरण पे, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। पर कार्य करता है। अब ये मत कहना कि फैराडे के सारे हैं तो उसी के ही, ठीक है, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, लेकिन उसी के अंदर ये अन्योन प्रेरण के आधार पे कार्य करता है। लेकिन इसका ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां तक समझ आ गया आप? ठीक है, दूसरी चीज है, आपका जो ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कार्य करता है। देखिए साथियों, कितनी फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, ये भी एक चीज होती है जो मैंने अभी आपको इसी फंडामेंटल में बताया था, वेव के ऊपर। अब इसका जो वेव होता है, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर साइज में बड़ा होता है, जबकि अधिक फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर साइज में छोटा होता है। इतना समझ आ गया साथियों? कैसे होता है कि इसके जो कोर साइज है, कोर का साइज आपका एक मान लेते हैं अपन 40 हर्ट्ज का, और एक ले लेते हैं 50 हर्ट्ज का। ठीक है, अब इसका जो होगा उसकी होगी 0.5 mm कोर का साइज है, और इसका कितना होगा 0.35 mm। ये इस तरीके से उस कोर का साइज होता है। अब यानी कि जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ज्यादा बड़ा होगा या 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और पूछ ली जाती है कई बार कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो
क्या ट्रांसमिट करता है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज को ट्रांसमिट करता है, पावर को करता है, करंट को ट्रांसमिट करता है। तो साथियों जो ट्रांसफॉर्मर होता है अपना, वो यूजेबल पावर को ट्रांसफर करता है। जैसे कि देखिए, मान लो एक ट्रांसफॉर्मर है, चलो छोड़ो, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इधर से तो आ रहा है आपका 200 केवीए, ठीक है। 200 केवीए आ रहा है इधर से पावर, और आपको चाहिए 100 वाट का बल्ब जलाना है। आगे कितने का, एक बल्ब ले लेते हैं सीधा सीधा 100 वाट का। यदि साथियों इसका पावर पूरा का पूरा इधर आ जाए तो क्या ये इसको खराब नहीं कर देगा? यानी कि आप लोग क्या समझे कि ये वोल्टेज तो इसके कारण करता ही है। ये वोल्टेज जो करता है वो तो एक फिक्स रेशियो के ऊपर, फिक्स रेशियो, ये एक फिक्स रेशियो के ऊपर इसको ट्रांसमिट करता है। लेकिन जो इसको ओरिजिनल हकीकत में क्या करता है, वो इसकी यूजेबल पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। अब देखिए ये फिक्स रेशियो के ऊपर कैसे कार्य करता है साथियों। इधर से आ रहा है अपना 11 केवी का, ठीक है, और अपने को इधर आ रहा है मान लो 200 वोल्ट, ठीक है। नॉर्मली सभी घरों में इसी तरीके से लाइन आती है, 220 आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी जो टर्न्स होंगे वो प्रति टर्न आपका वोल्टेज बराबर होगा, इधर भी और इधर भी। इसीलिए तो कहते हैं ना, अधिक जो प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर टर्नों की संख्या अलग अलग होती है। अब देखिए इसके अंदर मान लेते हैं अपन कि एक टर्न पे 2 वोल्ट है, ठीक है। इधर कितने टर्न होंगे आपके, 400 टर्न, ठीक। इधर कितना हो, ये अपन कल वाली क्लास में हर एक चीज समझा दूंगा, मैं मोटी मोटी चीज समझा रहा हूं। अब 2 वोल्ट है, इसको भी आपको करना है 2 वोल्ट एक टर्न के ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आप इसमें 2 का भाग दे दोगे, ठीक है। तो 11,000 में करेंगे तो 5500 टर्न हो गए, ठीक है। ठीक है साथियों, तो इतने 5500 टर्न को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 केवी आ जाएगा, ठीक है। अब आता है क्या, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। एक आता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है कौन सा, स्टेप डाउन, ठीक है। साथियों स्टेप अप के अंदर जो प्राइमरी टर्न है वो क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि इसके अंदर आपके कम होंगे, और जो सेकेंडरी तरफ है इधर टर्नों की संख्या आपकी ज्यादा होगी, ठीक। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कौन सा हो गया आपका, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यही अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी साइड में आपके अधिक टर्न होंगे, जबकि सेकेंडरी साइड में आपके कम टर्न होंगे। ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये कौन सा हो गया आपका स्टेप डाउन, ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर।
ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मैंने आपको बता ही दिया साथियों। अब इसके अंदर ही एक चीज होती है कि आप लोग यहीं से इसका रेशो भी निकाल सकते हो कि इसका रेशो जो होता है के बराबर क्या होता है N2/N1। ये कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे, आज नॉर्मली बता देता हूं। यानी कि N2 यानी कि आपके सेकेंडरी के टर्न और N1 यानी कि आपका प्राइमरी के टर्न। यानी कि जो K की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 1 से अधिक होगी, सॉरी 1 से कम होगी ना, 1 से, लेकिन यहां पे आपकी जो 1 से K की वैल्यू सॉरी 1 से अधिक होगी। ये ट्रांसमिशन रेशो के ऊपर अपन जब कल का क्वेश्चन करेंगे तब मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद एक चीज और आती है स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, एक स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है, स्टार और डेल्टा। स्टार के अंदर कैसे होगा, और RYB। लेकिन साथियों एक जो ये पॉइंट हो गया, यहां से एक चीज और निकल के आती है आपकी न्यूट्रल। ठीक है, अब ये न्यूट्रल क्यों लगाया जाता है, ताकि ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अंदर मान लो किसी फेस के ऊपर एक फेस में दिक्कत आ गई और इसका लोड फॉल्ट के कारण से इसके ऊपर वोल्टेज ज्यादा आ गया इस जगह पे। अब ये ज्यादा आ गया, यदि हम न्यूट्रल नहीं करेंगे इसको तो आपका दूसरे वाले के ऊपर चला जाएगा, और दूसरे वाले पे चला जाएगा तो मान लो इसके ऊपर फॉल्ट आया तो ये इसके भी सभी उपकरण जो डिवाइस लगे होते हैं, डिवाइस जला देगा। ठीक है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल करके और इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब यही बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा के अंदर क्या होगा आपका, तीनों कनेक्शन अलग अलग होंगे, R, Y और B। ठीक, इसके अंदर कोई भी आपका क्या नहीं लगा हुआ होता है, स्टार पॉइंट नहीं होता है। ये जो पावर ट्रांसमिट करनी होती है लाइनों को, ट्रांसमिशन लाइन में काम आता है, यानी कि हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज, हाई पावर। ठीक है, अब आप लोग ये देखो, इसी को ट्रांसफॉर्मर बना लो। एक वाइंडिंग है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, एक वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग। इस तरीके का काम कहां किया जाता है, यहां जो पावर जनरेशन होते हैं, पावर जनरेशन पीजी। ठीक है, पावर जनरेशन पे आपका स्टार कनेक्शन होगा। जैसे ही आप उसको पावर ट्रांसमिट करोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के आधार पे, तो आप दूसरे साइड में कौन सी वाइंडिंग करोगे, डेल्टा वाइंडिंग, ताकि आपको अधिक पावर ले जानी पड़ सके। अब साथियों दूसरी चीज क्या होगी, हमने इधर से ले लिया प्राइमरी वाइंडिंग और इधर ले लिया सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका क्या मतलब है कि ये पावर साइड से आपके जो डिस्ट्रीब्यूट साइड के अंदर आ रही है कौन सी, डेल्टा वाइंडिंग। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद में आपको मैं कल कराऊंगा इसके कुछ क्वेश्चंस, इसमें कुछ लॉस भी होते हैं, वो भी आज ही देख लो छोटे से, बाकी उनके क्वेश्चन कल कर लेंगे। इसके अंदर दो तरीके के लॉस होते हैं साथियों।
देखिए इसके अंदर कोई भी आपका यांत्रिक लॉस नहीं होता है, ठीक है, यांत्रिक लॉस नहीं होता है। ठीक, जिसके कारण आपकी जो दक्षता होती है, आपकी दक्षता हाई होती है, यानी कि आपकी 95 से 98% के समथिंग इसकी क्या होगी, दक्षता होगी। ठीक, हाई दक्षता सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इसी की होती है, क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर जो आपके मोमेंटम नहीं होता ना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉपर लॉसेज और आपके आयरन लॉसेज, ना कोई विंड लॉसेज होता है, ना कोई फ्रैक्शन लॉसेज होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है साथियों, इसके बाद में इसके अंदर एक होता है लॉसेज, कौन से, कॉपर लॉसेज, यानी कि कॉपर हानियां प्लस लोह हानियां। ठीक, अब कॉपर हानियां तो आपको पता ही है कैसे निकाली जाती है। उसके बाद में एक होती है लोहानियां। लोहानियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी हिस्टेरेसिस और एक होता है एडी करंट लॉसेज। एडी करंट लॉस हानि और हिस्टेरेसिस हानि। हिस्टेरेसिस हानि, ठीक है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस यानी कि सैथिल हानियां ये होती है। अपन इनके कल फॉर्मूला देखेंगे, इनके क्वेश्चंस देखेंगे, इनके अंदर प्रति कि फुल लोड पे कितना होता है, हाफ लोड कर दिया जाए तो किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चंस अपन इनके बारे में। इसके अंदर जो आपकी वाइंडिंग है, इसमें से इसमें जब आपका ईएमएफ जाएगा तो वो कितना जाएगा, यानी कि ईआरएमएस की वैल्यू 4.44 FM इनके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकलता है। तो उनके आप सूत्र देखेंगे, उनके क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसके आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि अगर इनमें से कहीं से बाहर आ रहा है, बहुत मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका यहीं से आने वाला है। उसके बाद में आपका जो होगा, इधर से प्राइमरी को वाइंडिंग को सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफर करने पे क्या होगा, तो अपन इनको 2 क्लासों के अंदर इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर हमें लगा कि एक में निपटारा हो जाएगा तो एक में ही निपटारा कर देंगे हम। ठीक है साथियों, धन्यवाद।